चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 1 क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है उसका क्या नाम है, क्रोमोसोम्स की टाइप्स कितनी है, डीएनए क्या होता है, यूकैरियोटिक का डीएनए क्या है, प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम हैं वो किस स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और कम से कम जो क्रोमोसोम हैं वो कितने होते हैं और किसके अंदर होते हैं, ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं और फ्रॉग के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो क्रोमोसोम है ना, एक साइंटिस्ट जिसका नेम था वाल्टर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट जिसका नेम क्या है, वाल्टर फ्लेमिंग। अब ये जो फ्लेमिंग था ना, फ्लेमिंग इन 1882 के अंदर ये सालमेंडर लार्वा को स्टडी कर रहा था। किसे स्टडी कर रहा था? सालमेंडर लार्वा। अब सालमेंडर क्या है, देखो सालमेंडर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको लिजर्ड दिखाई देती है ना, छिपकली दिखाई देती है, सेम टू सेम उस लिजर्ड की तरह का एक जानदार है, उस जानदार का नेम क्या है, सालमेंडर। अब वाल्टर फ्लेमिंग कब उसने स्टडी किया, 1882 के अंदर, 1882 के अंदर उसने स्टडी किया, किसके अंदर, सालमेंडर लार्वा। सालमेंडर लार्वा के अंदर उसने स्टडी की ये स्ट्रक्चर, और जो उसने इसको नेम दे दिया क्रोमोसोम्स का। क्या नेम दिया उसने? क्रोमोसोम्स का नेम दे दिया। अब जो क्रोमोसोम है ना, लफ्ज़ क्रोमोसोम निकला है दो ग्रीक लफ्ज़ों से। द वर्ड क्रोमोसोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रू ग्रीक वर्ड्स। अब वो जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं, उनमें से पहला जो ग्रीक वर्ड है उसका नेम है क्रोमा। पहला जो ग्रीक कलर है वो उसका नेम क्या है, क्रोमा। और सेकंड जो ग्रीक है वर्ड उसका नेम क्या है, सोमा। क्रोमा एंड सोमा। अब क्रोमा का क्या मतलब है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब कलर, और सोमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सोमा का मतलब स्ट्रक्चर। अब जो वाल्टर फ्लेमिंग था, वाल्टर फ्लेमिंग जब सालमेंडर के लार्वा को स्टडी कर रहा था ना, उसे सेल के अंदर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, और जिसकी वजह से उसने इन कलरफुल स्ट्रक्चर को क्या नेम दे दिया, ही कॉल्ड इट क्रोमोसोम। पहली चीज़, इज इट क्लियर। अब सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होंगे ये हमें सेल के अंदर उस वक्त दिखाई देंगी जब सेल डिवीजन हो रही होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कब दिखाई देंगी, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो सिर्फ सेल डिवीजन में दिखाई देंगी। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही वो उस वक्त हमें ये क्रोमोसोम दिखाई नहीं देती। फिर वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स या विजिबल अपीयर्स इनसाइड सेल, सेल के अंदर कब दिखाई देंगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसे हम क्या नाम दे देंगे, हम उसे बच्चे नाम दे देंगे क्रोमोसोम का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं जी इंटरफेस जो कि सेल साइकिल का पार्ट है, क्या उस दौरान आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे इंटरफेस में? जल्दी बोलें ज़रा। इंटरफेस जो कि किसका पार्ट है आपके पास, सेल डिवीजन का पार्ट है, क्या उस वक्त हमें ये क्रोमोसोम दिखाई देंगे? उस वक्त आपको किसी भी किस्म का कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो इंटरफेस होता है, याद रखना, इंटरफेस के दौरान सेल डिवाइड नहीं हो रहा। और हमने कहा था कि क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब इंटरफेस के दौरान आपको क्रोमोसोम कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी।
दिस वन इज अ वन क्रोमाटिड एंड दिस इज अ सेकेंड क्रोमाटिड, दो क्रोमाटिड आगे। अब ये जो दोनों क्रोमाटिड है ना, ये दोनों क्रोमाटिड जिस पॉइंट पर आपस में मिले हुए हैं, ये वाला, हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर हम इसको नाम दे देते हैं सेंट्रोमेयर का। जहां पर दो क्रोमाटिड्स आपस में मिलते हैं आप उसे नाम दे दोगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम नहीं देना, इसका सेकंड नेम क्या होगा, सेंट्रोमेयर आ जाएगा। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, देखें, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद या सेंट्रोमेयर के अलावा, सेंट्रोमेयर के अलावा पूरे क्रोमोसोम पर जहां से क्रोमोसोम दबा हुआ होगा हम उसे नाम दे देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इज इट क्लियर? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अलावा अगर क्रोमोसोम किसी जगह से दबा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अंदर को ये दबा हुआ है, इन्वेजिनेट हुआ है, अब ये जो हिस्सा है इसे क्या नाम दे दूंगा, इसे मैं नाम दे दूंगा कौन सी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी। कौन सी? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी ये आपके पास। यहां तक क्लियर हुआ? अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फायदा क्या है? देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का तो आपको काम पता है, क्या काम है, सेंट्रोमेयर है जहां पर दो क्रोमाटिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं, आपको पता है। लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का आपको नहीं पता ये इसका काम क्या होता है। अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, अगर मैं सिंपली यहां पर एक सेल डेवलप कर लेता हूं, इट इज अ सेल, इनसाइड द सेल ब्रेन ऑफ द सेल इज प्रेजेंट एंड दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोम इस तरह से, क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है वो इस तरह से अटैच्ड होता है। ये देखें, सही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? अटैच होगा। हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, क्या नाम देंगे हम उसे नाम दे देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो वो था ना जहां पर दो क्रोमाटिड अटैच हैं, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? जहां से आपका जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, वो जो सेकंड दबी हुई जगह है उसे नाम दे देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम देंगे। इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ इतना सा होता है, ये आपके पास लिख लें भाई, न्यूक्लियर नहीं, डेफिनेशन तो नहीं आ सकती, लेकिन ये नेक्स्ट टर्म हमने इस्तेमाल करनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपसे अगर इसका फंक्शन पूछ लें तो आपने कहना है जी, देखें, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये है कि जब सेल डिवीजन होनी है, सेल डिवीजन के दौरान जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो गायब हो जाती है, वो डिसअपेयर हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। तो वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप ने डिसऑर्गेनाइज होना है माइटोसिस के दौरान, या फिर उसके बाद माइटोसिस का जो आखिरी फेज़ है टीलोफेज के दौरान ये न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनती है। तो वो जो फार्मेशन होती है न्यूक्लियर इन्वेलप की, वो कहाँ से होगी? न्यूक्लियर इन्वेलप की जो फार्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आ गया काम? अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर की। अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करते हैं तो जो सबसे जिसके अंदर कम क्रोमोसोम होते हैं वो होती है आपके पास पेंसिलिन या पेंसिलम। पेंसिलम के अंदर क्या होते हैं? सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर ओनली पेयर होता है। इसके अंदर क्या होगा जी? हाँ जी, सिर्फ एक पेयर, एक होमोलोगस पेयर इसके अंदर मौजूद होता है। अब अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एडीर्स फन के अंदर। एडीर फंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और 1400 कुछ इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। एडीर फंस में कितने होंगे? आपके पास होंगे
1400 प्लस क्रोमोसोम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे एक सेल में कितने हैं? 46 हैं। फ्रॉग के अंदर कितने हैं? 26। ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है, ह्यूमंस में कितने हैं? ह्यूमंस में हैं 46 और फ्रॉग्स के अंदर 26 आ जाएंगे। डैट्स इनफ, सिर्फ आपने इतना ही यहां से करना है। इज इट क्लियर? अब क्रोमाटिन क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमाटिन क्या है, आप क्या आंसर करेंगे? देखें, आप सिंपल ये कहेंगे कि जब सेल में न्यूक्लियर डिवीजन या सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, उस वक़्त जो क्रोमोसोम है वो बिखरी हुई हालत में इस तरह से मौजूद होता है, हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज क्रोमाटिन। व्हाट इज़ क्रोमाटिन? जो डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ किसकी? क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में कहां पर होते हैं? जो क्रोमोसोम होंगे ये यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और इसके जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर स्पीशीज के लिहाज से बदलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, अगर मैं बात कर लेता हूं जो किस सेल की? प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो फिर क्रोमोसोम कहां पर होंगे भाई? जी बच्चे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। कहां पर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होगा, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और आप क्या कहोगे? ओनली क्रोमोसोम होगा। हमें नहीं पता चलेगा वो क्रोमोसोम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और उस क्रोमोसोम का एंड कहाँ पर हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ मिल के बना होता है डीएनए से। इसका जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना है? सिर्फ डीएनए से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से भी मिलके बनता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से भी मिलके बनता है। तो यूकैरियोट्स के बारे में आप क्या लिखोगे? इसका जो आपके पास क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप फ्रॉम डीएनए से मिलके बना है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन से भी मिलके बना होता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गए पॉइंट्स? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैरियोटाइप। नेक्स्ट क्या आ गया? कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप क्या होती है? देखें, हर जो स्पीशी है, हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम की एक ख़ास अरेंजमेंट मौजूद होती है। हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, और वो जो ख़ास अरेंजमेंट होगी, दिस वन इज़ नोन एज, उसे क्या नाम दिया जाएगा? हम उसे नाम दे देंगे कैरियोटाइप का। व्हाट इज कैरियोटाइप? स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज कैरियोटाइप। तो मैं यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ आपको बाकायदा। ये देखें, ये क्रोमोसोम की टाइप्स हैं और मुख्तलिफ शेप्स हैं क्रोमोसोम्स की। ऑप्शंस आपसे यहां से बनेंगे, दो तरह से ऑप्शंस बन सकते हैं। ये आगे आपके पास क्या चीज आगे? कैरियोटाइप। व्हाट इज कैरियोटाइप? डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, वेरी गुड, in an individual is known as कैरियोटाइप। यहां से दो तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई, कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए कौन सा फेज सबसे बेस्ट होता है? विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी द कैरियोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल?
अगर मैं आपसे कहता हूँ एक इंडिविजुअल की कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए कौन सा फेज माइटोसिस का कौन सा फेज सबसे बेस्ट फेज होगा, सो यू कैन से दैट द मेटाफेज इज अ बेस्ट फेज टू स्टडी द कैरियोटाइप। सेकंड एमसीक्यू आपसे इस तरह से बनेगा, माइटोसिस का कौन सा वो फेज होता है जिसमें हमें कैरियोटाइप की जरूरत पड़ती है। पहला एमसीक्यू क्या है, विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी द कैरियोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ मेटाफेज। सेकंड एमसीक्यू बनेगा आपके पास, वो कौन सा फेज है जिसमें कैरियोटाइप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दैट फेज इज अ एनाफेज। दो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, समझ में आ गए, दो अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं। इज इट क्लियर? ये आपके पास आ गया क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, और आपके पास छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में आ गया, डीएनए का आ गया। यहां तक क्लियर हो गया?